नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर में। जैसा कि आपको पता है, इस खास सेशन में बात करते हैं करंट अफेयर्स, साथ ही साथ करते हैं ऐसे करंट अफेयर की चर्चा जो कि डेली में क्या हुआ है, उसी दिन आपके चर्चा में आए हुए हैं और कहीं न कहीं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिससे क्या करें, आप अपनी तैयारी को प्रतिदिन अपडेट कर सकें और जान सकें कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। इस सेशन को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके अलावा यदि आप इसमें पुराने हैं, तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिए। ठीक है? उसके अलावा आप क्या कमेंट करिए और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच पाएँ, आप सबसे पहले मेरे वीडियो देख पाएँ। क्योंकि ये चैनल ना केवल आपके यूपीएससी या पीसीएस एग्ज़ाम को ध्यान में रखता है, बल्कि अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, टीचिंग वगैरह हो, ऐसे और एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इन सबके वो सारे एग्ज़ाम जो करंट अफेयर से संबंधित जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। और पहला प्रश्न आज का ये है कि डब्ल्यूटीओ अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड का शहर है जिनेवा। ठीक है? तो जिनेवा के अंतर्गत है। तो वर्ल्ड ट्रेड बेसिकली कार्य करता क्या है कि देशों के बीच में जो व्यापार होता है, उसमें क्या हो, कोई दिक्कत ना आ सके, आपस में सामंजस्य बैठ सके और साथ ही क्या शांतिपूर्ण तरीके से क्या व्यापार चल सके, कोई रोक-टोक ना हो और यहाँ पे विकसित विकासशील देशों को कोई डिफरेंस ना आए, इसको देखने का कार्य कौन करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस कार्य को करता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, इसमें चर्चा करेंगे हम। यदि हम इस प्रश्न को देखें कि रिंग ऑफ फायर क्या है, तो आपको बता दें रिंग ऑफ फायर क्या है। जब आप जाए अगर आप प्रशांत महासागर को देखेंगे, तो एक तरफ आपका जो यहाँ पर आपका चाइना और जापान वगैरह कंट्रीज़ हैं, एक तरफ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। तो इसके बीच के चारों तरफ जो परिधि है, यहाँ पर क्या है, विवर्तनिकी प्लेटों के संचलन के चलते क्या होता है, यहाँ पर ज्वालामुखी क्रियाएँ होती रहती हैं। उसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे लगातार ज्वालामुखी से क्या होता है, गर्म गलित मैग्मा होता है, बाहर आता है और कहीं न कहीं क्या होता है उसके साथ यहाँ पर ढेर सारी ज्वालामुखी क्रियाओं के चलते यहाँ पे आग सी लगी रहती है, इसलिए इनको रिंग ऑफ फायर क्षेत्र बोला जाता है। इसलिए अगर क्वेश्चन है कि रिंग ऑफ फायर है क्या? तो रिंग ऑफ फायर क्या है? यहाँ पर ज्वालामुखी संरचनाएँ हैं, जिससे क्या होता है, जो यहाँ पर आके क्या करती हैं, लगातार विस्फोट करती रहती हैं। और ये समुद्र में जब विस्फोट होते हैं, तो कई बार सुनामी उपज का केंद्र बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, टोंगा के अंदर भी यहाँ पे ऐसी स्थिति देखी गई है, वहाँ पर सुनामी की लहरें उठी हुई हैं। इसके अलावा अगर आप रिंग ऑफ फायर के बारे में खास जानें, तो बता दें, विश्व की जितनी भी ज्वालामुखी क्रियाएँ हैं, उन ज्वालामुखी क्रियाओं का 90% क्या होता है, रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है और विश्व के जितने बड़े ज्वालामुखी हैं, उन बड़े ज्वालामुखी का 80% जो सबसे बड़े-बड़े ज्वालामुखी हैं, वो इस रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रशांत महासागर के चारों तरफ परिधीय क्षेत्र है। इसको कभी-कभी रिंग ऑफ इसको ओरिजिन वो बेल्ट उसका कहा जाता है, इसका प्रशांत महासागर का, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये है कि अनुच्छेद 262 जो संविधान का अनुच्छेद 262 है, ये किससे संबंधित है? आपको बता दें, संविधान का अनुच्छेद 262 जो है, इंटर वाटर इंटर वाटर जो रिवर डिस्प्यूट है, अर्थात जो अगर कोई भी नदी एक राज्य से अधिक राज्य में 2 या 3 राज्य में बहती है, तो उनके पानी का बँटवारा कैसे होगा? इसका प्रावधान अनुच्छेद 262 के अंतर्गत किया गया है। आपको बता दें, दक्षिण के जो प्रमुख राज्य हैं, अगर आप भारत दक्षिण में देखें, जो कर्नाटक है, तमिलनाडु है, फिर केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इनके अंतर्गत कावेरी, कृष्णा नदी, इनके जो पानी का बँटवारा होता है, उसके लिए क्या होता है, बार-बार क्या होता है, यहाँ पे लड़ाइयाँ होती रहती हैं, दिक्कतें होती रहती हैं। इनके लिए ट्रिब्यूनल भी बनाए गए हैं और जो अनुच्छेद 262 के तहत जो ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं, इनके फैसले को आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं, चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो अभी कर्नाटक सरकार का ऐसा मानना है कि अब दोबारा से इन चीज़ों को देखा जाए, क्योंकि कहीं न कहीं क्या होता है, ये अपनी समस्या को समाधान करने में सफल नहीं रहे हैं, बल्कि कहीं न कहीं इन्होंने क्या है, समस्या को और बढ़ा दिया है। इसको ध्यान में रखते हुए ये इस टाइम चर्चा में आ गया है। कर्नाटक मुख्यमंत्री द्वारा जब इसकी चर्चा की गई, ध्यान रखिएगा, इंटर वाटर रिवर डिस्प्यूट का जो संबंधित अनुच्छेद है, वो क्या है, संविधान का 262 262 है। अगला प्रश्न अगर देखें, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो आपको बता दें, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ये निकाली जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके द्वारा ये निकाली जाती है। इसका भी अगर हम देखें मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है, जिनेवा के अंतर्गत इसका मुख्यालय है। आपको बता दें कि सरकारी संस्था नहीं है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बल्कि क्या है, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात एनजीओ है, जिसकी स्थापना 1971 के अंतर्गत की गई थी। तो आपको बता दें कि इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और इसके साथ-साथ अन्य रिपोर्ट भी निकाली जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करिएगा, इसको थोड़ा गौर रखिएगा और आज का अगर करंट अफेयर आप पढ़ेंगे, वहाँ में इसको कवर किया गया है। अगले प्रश्न की अगर बात करें, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि देश के प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक रहे हैं, हरगोविंद खुराना जी को, उनको नोबेल जो पुरस्कार दिया गया है, तो वो नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? ये इसका आज का प्रश्न ये है। तो आपको बता दें, तो हरगोविंद खुराना जी को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इनको दिया गया था मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। मेडिसिन के लिए, बायोलॉजी के क्षेत्र में जो मेडिसिन इलाका है, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1968 के अंतर्गत, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया और जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, एकल ना देकर इनको संयुक्त रूप से दिया गया था। इनके अलावा जो अन्य वैज्ञानिक थे जिनके साथ इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो थे निरेनबर्ग मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग और इसके अलावा जो दूसरे थे, वो थे रॉबर्ट डब्ल्यू होली, ठीक? रॉबर्ट डब्ल्यू होली, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू होली के साथ-साथ हरगोविंद खुराना जी को नोबेल दिया गया था मेडिसिन क्षेत्र में और जो इनकी खोज थी, इन्होंने ये बताने की कोशिश की थी, जो सेल्स होती है वो जो किससे बनी है? न्यूक्लिक एसिड पे इन्होंने अपना रिसर्च किया था। इन्होंने क्या बोला था, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, वो क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या करता है, सेल के अंदर क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड बनाता है और न्यूक्लियोटाइड क्या हेल्प करते हैं, ये सेल से जो उनके आनुवांशिक कोड हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कोड के रूप में आनुवांशिक जो कोड होता है, उनको ट्रांसफर करने के लिए हेल्प कौन करते हैं, न्यूक्लियोटाइड हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन का जो कोशिका के अंदर संश्लेषण होता है, ठीक है? प्रोटीन का संश्लेषण भी न्यूक्लिक एसिड के द्वारा होता है। ये बताने के लिए इनको क्या किया गया था, इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके अलावा बता दें, इनके कार्यों को देखते हुए 1969 में भारत में इनको क्या दिया गया, पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था, पद्म पुरस्कार इनको दिए गए। इनके जन्म की बात की जाए तो इनका रामपुर में जन्म होता है, 1922 को इनको रामपुर में जन्म होता है और प्रेजेंट टाइम अगर हम देखें तो रामपुर कहाँ पे है, प्रेजेंट टाइम ये पाकिस्तान के अंदर है। बाद में ये अमेरिका जाकर बस गए और एनआरआई रहे, इसलिए और इस टाइम पे चर्चा में क्यों है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनको बर्थ एनिवर्सरी को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 100 वर्षों के उपलक्ष्य में इनको याद किया जा रहा है। तो इनको इनके नोबेल पुरस्कार क्यों मिला, किस लिए मिला, इस बात को ध्यान रखिएगा। वर्ष 2022 क्या है, 9 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। 9 जनवरी 1922 को क्या हुआ, इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनके 100वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है जन्मदिन की, इसलिए चर्चा में बने हुए हैं। इसी तरह आज के जितने करंट अफेयर थे, जिनके क्वेश्चन बन सकते थे संभावित, वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आएगा। अब मिलेंगे नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकाश अड्यार में। अपना ख्याल रखिए और अपनी ढेर सारी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।